पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ोगे तुम, ये बच्चों जिंदगी, मांगू रब से अच्छा परसेंट, ये बच्चों बंदगी। कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और वाणिज्य के विषय को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए है। 2024-25 में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला जारी हो चुका है आप लोगों के लिए। देखिए भाग 1 आप लोगों को मिल चुका है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर भाग 2 में। ठीक है, भाग 1 में जो है 10 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ ऑलरेडी किया जा चुका है, और यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आपका यहाँ पर। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। 1 मार्च को है आप लोगों का पेपर, 1 मार्च को है आप सभी लोगों का कॉमर्स का पेपर, तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 11वां प्रश्न क्या है, इंडेक्सिंग का क्या उद्देश्य है। इंडेक्सिंग का क्या उद्देश्य है। देखिए इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, दस्तावेजों को अगर देखा जाए या फाइलों को व्यवस्थित करना। ठीक है ना, इंडेक्सिंग का क्या उद्देश्य होता है, दस्तावेजों या फाइलों को व्यवस्थित करना ताकि उन्हें आसानी से खोजा जा सके। ये होता है इंडेक्सिंग का महत्वपूर्ण रूप से उद्देश्य, दस्तावेजों या फाइलों को जो क्या करना, व्यवस्थित करना ताकि उन्हें आसानी से खोजा जा सके। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों का 11वां प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अपने 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, मैसेंजर सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है। मैसेंजर सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है। मैसेंजर सिस्टम का उपयोग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्यालय के भीतर या बाहर जो होता है संदेशों, कार्यालय के भीतर या बाहर संदेशों और दस्तावेजों के त्वरित आदान प्रदान के लिए किया जाता है। दस्तावेजों के त्वरित, त्वरित का मतलब हो गया जल्द से जल्द आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो ये उसे ही हम लोग कहते हैं, यानी उस व्यवस्था को हम लोग मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। यानी मैसेंजर सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से कार्यालय के भीतर या बाहर संदेशों और दस्तावेजों को आसानी से, शीघ्रता से आदान प्रदान के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, पंच मशीन का उपयोग क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पंच मशीन का उपयोग क्या है। देखिए पंच मशीन के रूप में अगर बात करें हम लोग तो कागज के छेद करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें फाइलों में व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है ना, तो छेद करने के लिए मुख्य रूप से जो होता है पंच मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं ताकि उन्हें फाइलों में व्यवस्थित आसानी से कर सके। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का 14वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो 14वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, समय रिकॉर्ड मशीन का क्या कार्य है। समय रिकॉर्ड मशीन का क्या कार्य है। देखिए समय रिकॉर्ड मशीन का उपयोग जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्मचारियों के आने और जाने के समय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी जो समय रिकॉर्ड मशीन का जो उपयोग मुख्य रूप से काम होता है, उसका कार्य जो होता है, समय रिकॉर्ड मशीन का उपयोग जो होता है कर्मचारियों के आने और जाने के समय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। उसे ही हम लोग समय रिकॉर्ड मशीन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 15वें प्रश्न की ओर। हम लोग देखिए 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, फोटोकॉपी मशीन का क्या उपयोग है। फोटोकॉपी मशीन का क्या उपयोग है। देखिए फोटोकॉपी मशीन का उपयोग जो मुख्य रूप से क्या होता है, दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। किसका किसका प्रतिलिपि, दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिए मुख्य रूप से जो होता है जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। टाइप राइटर का क्या कार्य है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइप राइटर का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से जो होता है दस्तावेजों को टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, टाइप राइटर उसे हम लोग कहते हैं। दस्तावेजों को टाइप करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग टाइप राइटर कहते हैं। अगला में प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। देखिए कैलकुलेटर का उपयोग क्या है। कैलकुलेटर का क्या उपयोग होता है। उत्तर में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो कैलकुलेटर का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से गणनाओं और को तेजी से और सटीक रूप से करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कैलकुलेटर का जो मुख्य रूप से उपयोग होता है वो गणनाओं को और कितनी तेजी से किया जा सकता है इसके लिए किया जाता है और सटीक रूप से करने के लिए
किया जाता है, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर जो होता है महत्वपूर्ण रूप से इस पर काम करता है। वो गणनाओं को बहुत सटीक जानकारी मिलती है कैलकुलेटर के माध्यम से। थोक व्यापार क्या है? 18वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, थोक व्यापार क्या होता है। देखिए थोक व्यापार क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह व्यापार होता है जिसमें व्यापारी जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं और उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं। यानी थोक व्यापार में क्या होता है, बड़े पैमाने पर सामान को खरीदा जाता है, यानी कम मुनाफा रखकर, और उसे बड़े पैमाने पर जब खरीदते हैं लोग तो उसमें मुनाफा वैसे ही ज्यादा हो जाता है, तो उसे खुदरा विक्रेताओं को बेचा जाता है। मतलब कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं उन्हें दिया जाता है। देखिए खुदरा व्यापार क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खुदरा व्यापार के बारे में हम लोग बात करें तो खुदरा व्यापार वह व्यापार है जिसमें व्यापारी क्या करता है, उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग खुदरा व्यापार कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खुदरा व्यापार। नहीं, खुदरा व्यापार क्या है, तो खुदरा व्यापार जो मुख्य रूप से होता है एक व्यापार का ही एक भाग है जिसमें व्यापारी क्या करता है, उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचने का काम करते हैं। तो उपभोक्ताओं को सीधे बेचने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, खुदरा व्यापारी करते हैं। रिसीव कर लो मुन्ना बाबू। चालान क्या है? 20वां देखिए हम लोग का प्रश्न है कि चालान क्या है, जिसे हम लोग इनवॉइस कहते हैं। चालान क्या होता है, ठीक है ना। तो चालान के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए, इसीलिए देखिए प्रिय विद्यार्थी चालान क्या होता है, इसको जो है आंसर इन कमेंट्स में देखिए लिखा गया है। थोड़ा आप लोग को यूनिक तरीके का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, चालान क्या होता है इसका उत्तर जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। इनवाइस क्या होता है, इनवाइस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ ये पूछ लिया गया आप लोगों से कि आंसर इन कमेंट्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, ताकि इससे ये पता चले कि आप लोग भी थोड़े एक्टिव हैं कि नहीं है। देखिए पढ़ाई को लेकर एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है प्रिय विद्यार्थियों, यदि एक्टिव नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अंतिम खाते, व्यापार खाते, लाभानी खाते, देखिए ये प्रश्न है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। प्रश्न क्या है आप लोग का 21, देखिए 21वां प्रश्न है, बैलेंस शीट में प्रारंभिक खर्च किस श्रेणी में आता है। देखिए प्रारंभिक खर्च जो होता है बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में प्रारंभिक जो खर्च होता है वो कहाँ होता है, प्रारंभिक खर्च बैलेंस शीट में अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत आता है, अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या है, लाभ हानि खाता किस लिए तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो किस लिए तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि खाता जो होता है व्यवसाय की शुद्ध आय या शुद्ध हानि का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं उसे हम लोग लाभ हानि खाता कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है कि लाभ हानि खाता व्यवसाय की शुद्ध आय तथा शुद्ध हानि को निर्धारित करने के लिए, ज्ञात करने के लिए जो तैयार किया जाता है खाता, उसे हम लोग लाभ हानि खाता कहते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट रहेगा आप लोग का। 23वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर व्यापार खाता क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर विद्यार्थियों में कौन कौन से मद होते हैं, आइटम्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो व्यापार खाता में मुख्य रूप से व्यापार खाते में देखा जाए तो प्रमुख रूप से खरीद हो गया, बिक्री हो गया, सीधा खर्च हो गया, इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, एंड सकल लाभ हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, या शकल हानि हो गया यानी ग्रॉस लॉस होता है, तो उसे हम लोग मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिए विद्यार्थियों और सबको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, जबरदस्त तरीके से। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में क्या अंतर होता है। देखिए व्यापार खाता जो अगर देखा जाए तो सकल लाभ या सकल हानि दिखाता है, ठीक है ना, जबकि लाभ हानि खाता जो होता है वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यापार खाता जो होता है, बिजनेस अकाउंट जो होता है वो मुख्य रूप से सकल लाभ या सकल हानि को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लाभ हानि खाता जो होता है वो शुद्ध कितना लाभ हुआ है और शुद्ध कितनी हानि हुई है इसके बारे में बताने का काम लाभ हानि खाते का होता है, ठीक है ना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 25वें प्रश्न की ओर। 25वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, लाभ हानि खाते के दाएं पक्ष में कौन कौन से मद लिखे जाते हैं। तो लाभ हानि खाते के दाएं पक्ष में जो होता है अप्रत्यक्ष जो खर्च होता है, अप्रत्यक्ष खर्च को हम लोग जो है लाभ हानि खाते के दाएं पक्ष में लिखते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, वेतन हो गया आप लोगों का, किराया हो गया, ब्याज हो गया, हानि हो गया, आदि लिखे जाते हैं, ठीक है। तो लाभ हानि खाते के दाएं पक्ष में जो होता है अप्रत्यक्ष खर्च जैसे वेतन, किराया, ब्याज, हानि आदि जो है इन सभी चीजों को इसी में लिखा जाता है, ठीक है ना।
ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 26वां आप लोग का प्रश्न क्या है, बैलेंस शीट में कौन कौन से खाते शामिल होते हैं। बैलेंस शीट में कौन कौन से खाते शामिल होते हैं। तो बैलेंस शीट में परिसंपत्तियां अगर देखा जाए तो एसेट्स को, और देनदारियां जो होते हैं जिसे हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं को शामिल किया जाता है। किसको, एसेट और लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियां और देनदारियों को जो है शामिल किया जाता है, शामिल होती है मुख्य रूप से उसमें ना। 27वां देखिए प्रश्न क्या है, स्थायी परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है। स्थायी परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है। फिक्स्ड एसेट्स वे परिसंपत्तियां जिन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि, तो इसे हम लोग स्थायी परिसंपत्तियां के रूप में कहते हैं। ठीक है ना, भूमि हो गया, उसे भी हम लोग लंबे समय तक क्या करते हैं, स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में होते हैं ना। भवन हो गया, मशीनरी कोई हो गई, तो लंबे समय के लिए होते हैं, तो उन्हें हम लोग स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। बैंक मिलान विवरण क्यों तैयार किया था। देखिए सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। बैंक मिलान विवरण क्यों तैयार किया था। यह पासबुक और नगद पुस्तक कैश बुक में अंतर को समायोजित करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी पासबुक और नगद पुस्तक में अंतर को समायोजित करने के लिए जो तैयार किया जाता है उसे हम लोग बैंक मिलान विवरण कहते हैं, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बैंक मिलान विवरण के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए चेक जारी होने पर भुगतान में देरी। बैंक मिलान विवरण के होने के कारण देखिए क्या है, पहला चेक जारी होने पर भुगतान में देरी होता है, तो ये महत्वपूर्ण कारण बनता है। बैंक शुल्क जब देखने को मिलता है तो वहां पर ये चीज देखने को मिलता है। ब्याज का ब्याज का क्रेडिट या डेबिट जो होता है, तो वहां पर भी बैंक मिलान विवरण के कारण ही बैंक मिलान विवरण का कारण बनता है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 30वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समायोजन प्रविष्टियां, ठीक है ना, एडजस्टमेंट इंट्रीज क्यों आवश्यक होती है। देखिए समायोजन प्रविष्टियां जो होता है प्रिय विद्यार्थी, अगर देखा जाए तो आय और व्यय को सही अवधि में, यानी आय और व्यय जो होता है उसको सही अवधि में दर्ज करने के लिए जो होता है मुख्य रूप से समायोजन प्रविष्टियां जो होती हैं वो आवश्यक होती हैं। तो समायोजन प्रविष्टियां कहां पर यूज होती हैं, आय और व्यय को सही अवधि में दर्ज करने के लिए आवश्यक होती हैं, जिसे हम लोग समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं, हम लोग एडजस्टमेंट्स एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, ये समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये 30वां आपका प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहां पर से जब होगा हम लोग 31 सेट से जो है अब पार्ट 3 में जो होगा इसका आप लोग का आगे मिलेगा वीडियोस, लेकिन जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए, जबरदस्त तरीके से देखिए, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। 1 मार्च को आप लोगों का वाणिज्य का पेपर है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेहतर तरीके से आपका पेपर जाए, और जितना भी डीजे सर चैनल पर आप लोग के लिए कंटेंट तैयार हुआ है उन सबको एक बार तैयार कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आप लोग को वहां से लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।